हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। और आज हम इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और उसके अंतर्गत जो है आज चौथी वीडियो है। इसमें हम इतिहास के जो घटना चक्र है उस घटना चक्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करते हैं और उनकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं। इससे पूर्व जो है हमने 3 वीडियो यूट्यूब पर जो अपलोड कर दी गई हैं, आप जो है उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अपनी जो है इतिहास की कहानी शुरू करने से पहले 2 लाइनें आपके लिए कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, नीचे बैठ के क्या आसमान देखता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है अपनी इतिहास की क्लास चालू करते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, और सिंधु सभ्यता संबंधित है, बताइए क्या आंसर होगा। सिंधु सभ्यता संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों में से आपको छांटना है कि सही उत्तर कौन सा है। ठीक है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता। तो आद्य ऐतिहासिक युग से किस प्रकार से संबंधित है, आइए जानते हैं कि इतिहास, इसे पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि प्राग ऐतिहासिक किसे कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, फिर उसके बाद में जो है आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, और उसके बाद में जो है इतिहास या ऐतिहासिक, तो इतिहास। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत क्या आएगा। प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत जो है स्टोन एज या पाषाण एज आता है। प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, तो स्टोन एज या पाषाण युग आता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो है प्राग ऐतिहासिक है उसमें हमें लिपि के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए दोस्तों। क्या प्राप्त नहीं हुआ है, लिपि के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। और आद्य ऐतिहासिक युग में क्या होता है कि लिपि तो प्राप्त हुई है, हमें लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सके हैं। जैसे सिंधु सभ्यता में हमें लिपि तो प्राप्त हुई है, सिंधु सभ्यता में हमें लिपि तो प्राप्त हुई है लेकिन उस लिपि को हम पढ़ नहीं सके हैं। और सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो मूल चिन्ह है लिपि में, वो मूल चिन्ह कितने हैं, 64, और जबकि अक्षर कितने हैं, तो 250 से लेकर 400 तक अक्षर दिए हुए हैं। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उस लिपि को हम पढ़ नहीं सके हैं, तो उसे हम आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत रखा जाएगा। तो सिंधु सभ्यता को किसके अंतर्गत रखा जाएगा, आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत, क्योंकि लिपि तो प्राप्त हुई है किंतु उस लिपि को हम पढ़ नहीं सके हैं। तो इस प्रकार से जो है आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आएगा। तो सिंधु सभ्यता हमारी, वही क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो जो है आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। इसी प्रकार से इतिहास में क्या होगा, जहां लिपि मिली है और जो है लिपि को पढ़ा भी गया है, जहां लिपि मिली है और उस लिपि को पढ़ भी पाए हैं हम, उसे हम इतिहास के अंतर्गत रखेंगे। फिर इतिहास को जो है अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट लिया जाता है। इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से दोस्तों 3 भागों में बांट लिया जाता है। जैसे प्राचीन भारत पढ़ेंगे हम, प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, ठीक है, और मध्यकालीन भारतीय इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और आधुनिक भारतीय इतिहास, ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया, सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, कि मानव समाज विलक्षण है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। बताओ क्या आंसर होगा इसका, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। बताओ क्या आंसर होगा, मुख्यतः किस पर आश्रित होता है मानव समाज, मुख्यतः किस पर आश्रित होता है। तो मुख्यतः जो मानव समाज है वो अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है दोस्तों, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता जाता है तो मानव से संबंधित विभिन्न पहलू हो, चाहे मानव का सामाजिक जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, चाहे धार्मिक जीवन हो, चाहे सांस्कृतिक जीवन हो, सभी पहलुओं में परिवर्तन आता है। तो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आने के साथ साथ मानव से संबंधित विभिन्न पहलुओं में भी परिवर्तन आता जाता है।
ठीक है। तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। और एक जॉन मार्शल का कथन आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्राकार घूमता है। ठीक है, तो वही जो चीज है कि मानव समाज विलक्षण है वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। ठीक है, इसी के साथ जो है अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य क्यों है, या आर्यों से किस प्रकार भिन्न है, या आर्य आर्य मतलब जो वैदिक सभ्यता वाले लोग हैं उन्हें आर्य कहा गया है। तो आर्यों से किस प्रकार जो है सिंधु सभ्यता भिन्न है ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन देखें हम कि वह नगरीय सभ्यता थी। क्या सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी? तो बिल्कुल सही आंसर है, हमें पहले ही मिल गया आंसर इसका कि सिंधु सभ्यता जो है विकसित एवं नगरीकृत सभ्यता थी। दोस्तों, सिंधु सभ्यता विकसित एवं नगरीकृत सभ्यता थी और यह सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन नगरीकृत सभ्यता थी, या विश्व की प्रथम नगरीकृत सभ्यता है। ठीक है, तो जो सिंधु सभ्यता है वो विश्व की प्रथम नगरीकृत सभ्यता है, नगरीकृत सभ्यता है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीकृत सभ्यता भी कहा जाता है। इसी को अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा आपने कि जो है सिंधु सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, तो इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। इसी के साथ इसे क्या कहा जाता है? इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता कहा जाता है, इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। तो जो जॉन मार्शल हैं, जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया है। ठीक है, और इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सबसे पहले प्रकाश में आने वाला स्थल है या उत्खनित होने वाला स्थल है वो कौन सा है? वो हड़प्पा है, तो इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसके नाम क्या है? इसे प्रथम नगरीकृत सभ्यता कहा जाता है, इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है, इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है दोस्तों, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो सिंधु सभ्यता है वो विश्व की सबसे प्राचीन या प्रथम नगरीकृत सभ्यता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व हम किस प्रकार रख सकते हैं, उसका महत्वपूर्ण कारक क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको छांटना है और आपको जो है आंसर देना है। तो आपको जो है सही आंसर देखना है, इसमें से क्या है, लिपि है कि नगर नियोजन है, तावा है या मृदभांड है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लो कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो आर्यों से पूर्व की रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो मृदभांड है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें किस प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं? तो लाल या गुलाबी, लाल या गुलाबी। ठीक है, तो लाल या गुलाबी मृदभांड प्राप्त हुए हैं और उन पर जो है काले रंग की चित्रकारी की गई है। उन मृदभांडों पर किस प्रकार की चित्रकारी की गई है? तो काले रंग की जो है चित्रकारी की गई है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता से हमें जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं वो लाल या गुलाबी कलर के जो है या रंग के जो है मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अब जो मृदभांड है वो लाल या गुलाबी किस प्रकार होते थे? तो जब जो मृदभांड थे वो आग से पकी मिट्टी होती थी, मिट्टी को जो है आग से पकाया जाता था, उसके बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, तो आग से पकी मिट्टी के मृदभांड बनते थे। जब जो है मिट्टी आग में पकती थी तो उससे जो है उसका कलर जो है लाल या गुलाबी हो जाता था और उस बर्तन पर जो है काले रंग की चित्रकारी कर दी जाती थी। तो इस प्रकार से जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं वो लाल या गुलाबी और उन पर जो है काले रंग की चित्रकारी के मृदभांड प्राप्त होते हैं। और ये दोस्तों मृदभांड है वो हाथ से भी बनाए जाते थे और चाक से भी बनाए जाते थे। ठीक,
तो हाथ एवं चाक से निर्मित मृदभांड जो है सिंधु सभ्यता के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार से जो है वैदिक सभ्यता के अंतर्गत मृदभांड देखें हम, वैदिक सभ्यता के मृदभांड देखें हम, वैदिक सभ्यता या आर्यों के जो मृदभांड है वो चित्रित धूसर मृदभांड है। वो कौन से हैं? चित्रित धूसर मृदभांड है, चित्रित धूसर मृदभांड। तो चित्रित धूसर मृदभांड है वो वैदिक सभ्यता के से जो है वैदिक सभ्यता के मृदभांड है, जबकि सिंधु सभ्यता के जो मृदभांड है वो लाल या गुलाबी और उन पर जो है काले रंग की चित्रकारी की गई है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, और अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। तो सिंधु घाटी संस्कृति है वो वैदिक सभ्यता से किस प्रकार भिन्न है ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। दूसरा है इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। तीसरा है इसके पास लोहे और इसके पास जो है लोहे और रक्षा शस्त्रों का अभाव था, लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो आपको जो है आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके पास विकसित एवं शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था दोस्तों। तो जो है आपको आंसर देना है, और उपयुक्त सभी, चौथा ऑप्शन क्या है, उपयुक्त सभी। तो सिंधु सभ्यता की जो संस्कृति है वो वैदिक सभ्यता से किस प्रकार भिन्न है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देके हम कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंधु सभ्यता विकसित एवं नगरीकृत सभ्यता है। हमने अभी देखा सिंधु सभ्यता है वो विकसित एवं नगरीकृत सभ्यता है, तो ये पहली तो सही है, पहला जो ऑप्शन है वो तो सही है। दूसरा ऑप्शन है कि इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, तो मैंने बताया था कि जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि है या चित्रलेखीय लिपि है। इसी को जो है ब्रुस्टोफेडन या गोमूत्रिका लिपि कहा जाता है, और ये जो लिपि है वो दाएं से बाएं ओर लिखी गई है। कैसे लिखी गई है? दाएं से, ये दाएं, तो दाएं से जो है बाएं ओर लिखी गई है, तो दाएं से जो है बाएं ओर लिखी गई है ये लिपि। और अगर जो है किसी पंक्ति या वाक्य में शब्दों की संख्या ज्यादा है तो उसके बाद में जो है फिर ये बाएं से दाएं ओर लिखी गई है। तो पहले ये दाएं से बाएं की ओर, और फिर ये है बाएं की से जो है दाएं की ओर लिखी गई है। इस प्रकार से ये इस प्रकार से होती है। तो जैसे गाय जो है पेशाब करते समय कंपन करती है इस प्रकार का, तो उसी आधार पर जो है इसे गौमूत्र का लिपि भी कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसे भावचित्रात्मक लिपि कहते हैं, इसे ब्रुस्टोफेडन जो है और गोमूत्र का लिपि भी कहते हैं। ये जो लिपि है वो जो है दाएं से जो है बाएं की ओर लिखी गई है, फिर बाएं से दाएं की ओर लिखी गई है। इसमें जो मूल चिन्ह है वो 64 मूल चिन्ह है, जबकि अक्षर हैं वो 250 से लेकर 400 तक के अक्षर हैं। और दोस्तों सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसे हम आज तक नहीं पढ़ सके हैं, इसलिए हम सिंधु सभ्यता से जो संबंधित हमें जो है पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पुरातात्विक खुदाई के आधार पर ही इतिहासकारों ने इसका अनुमान लगाते हुए इसकी जो है व्याख्या की है कि ऐसा रहा होगा। हम जो है सिंधु सभ्यता के संबंध में पूर्णतः ये नहीं कह सकते कि ऐसा रहा ही होगा। जैसे हमें कालीबंगा से एक युग्मित समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वही लोथल से 3 युग्मित समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इतिहासकारों ने यही अनुमान लगाया है कि कहीं ना कहीं यहाँ सती प्रथा के साक्ष्य रहे होंगे। युग्मित का अर्थ होता है पुरुष और महिला, तो पुरुष और महिला को जो है कालीबंगा में साथ साथ दफनाया गया है, वही जो है लोथल में दफनाया गया है। तो इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है सती प्रथा का जो है अंश देखने को मिलता है, लेकिन हम पूर्णतः ये नहीं कह सकते कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो है सती प्रथा का साक्ष्य रहा ही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले जो है ऑप्शन पर। तो इसकी जो है इसके पास जो चित्रलेखी लिपि थी या भाव चित्रात्मक लिपि थी, तो ये भी सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, तो बिल्कुल सही है, ज्ञान का अभाव है, क्योंकि यहाँ लोहे की प्राप्ति नहीं हो रही है हमें, क्योंकि लोहे की जो खोज है वो उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में हो रही है। लोहे की खोज कब हो रही है? उत्तर वैदिक काल में जो है 1000 ईसा पूर्व में हो रही है।
तो जब लोहे की खोज ही नहीं हुई है तो लोहे का ज्ञान किस प्रकार से हो सकता है सिंधु सभ्यता के लोगों को, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो ऑप्शन है वो भी सही है, क्योंकि इसमें ज्ञान का अभाव पूछा है, ठीक है। तो ज्ञान का अभाव ही है उनके पास, ज्ञान तो है नहीं लोहे का। और रक्षा शस्त्रों का किस प्रकार से, क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो शांति प्रिय लोग हैं। सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो शांति प्रिय लोग हैं, उन लोगों को लड़ाई झगड़ों से किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब जो है इसका आंसर क्या होगा, तो इनके पास विकसित एवं शहरी जीवन की सुविधा थी, ये सही है। उनकी जो है लिपि क्या थी, तो चित्रलेखी लिपि या भाव चित्रात्मक लिपि, इसी को बुस्ट्रोपेडन या गोमूत्र का लिपि कहते हैं, ये भी सही है। इसके पास जो है रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था और लोहे के ज्ञान का अभाव था, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और अगला प्रश्न क्या है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत बताना है आपको, कौन सा, कैसा स्रोत, प्रमुख स्रोत बताना है, इनमें से कौन सा जो है प्रमुख स्रोत है। ठीक है, शिलालेख है कि पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख है कि पुरातात्विक खुदाई है कि उपयुक्त सभी है। तो प्रमुख स्रोत बताना है आपको, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है और इसका आंसर देना है कि क्या इसका आंसर सही होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो पुरातात्विक खुदाई है दोस्तों। क्या है, पुरातात्विक खुदाई, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, या ऐसा पूछा होता अगर कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के स्रोत क्या है, तो हमें एक प्रकार से जो उपयुक्त सभी लगा सकते थे। लेकिन इसमें जो आंसर पूछा गया है कि प्रमुख स्रोत बताना है, तो पुरातात्विक खुदाई जो है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो है प्रमुख स्रोत है, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो प्रकाश कौन डालता है, डाल दो प्रकाश भाई, प्रकाश डाल दो। तो इसका आंसर भी क्या होगा, पुरातात्विक संबंधी खुदाई जो है सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालेगा, ठीक। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई है। तो पाई क्या गई है वहां, तो मिली तो लिपि भी है वहां, लेकिन लिपि को जो है अपन पढ़ नहीं सके हैं, तो लिपि तो होगा ही नहीं इसका आंसर। मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, और जो है बर्तन जेवर हथियार और औजार तो मिले ही नहीं है उस प्रकार के जो औजार रक्षा शस्त्र, क्योंकि अभी पढ़ा अपन ने जो है रक्षा शस्त्र के ज्ञान का अभाव था उन लोगों को, क्योंकि वो है शांति प्रिय लोग हैं, वो हथियार वगैरह नहीं रखते थे, ठीक है। बर्तन मिले हैं, जेवर मिले हैं, लेकिन हम बर्तन और जेवर से कितना जान सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो सही क्या हो रहेगा, मोहरे रहेगा, क्योंकि जो सर्वाधिक मोहरे हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग 68% मोहरे प्राप्त हुई हैं। तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सर्वाधिक मोहरे कहाँ से प्राप्त हुई हैं दोस्तों, तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो सर्वाधिक मोहरे हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। उसके बाद 19% मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं, और मोहरों में सर्वाधिक पीपल वृक्ष का अंकन है। उसके बाद एक श्रृंगी पशु का अंकन है, और जो एक श्रृंगी पशु है दोस्तों वो सिंधु सभ्यता का राजकीय पशु है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का राजकीय पशु क्या है, तो एक श्रृंगी पशु है। वहीं आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूज्य पशु क्या है, तो कुवड़ वाला सांड या कुवड़ वाला बैल सिंधु सभ्यता का सबसे पूज्य पशु है। तो मैंने बताया कि सिंधु सभ्यता की जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उन मोहरों में सर्वाधिक अंकन किस वृक्ष का है, पीपल वृक्ष का है। तो वृक्षों में सर्वाधिक पूजनीय वृक्ष कौन सा है सिंधु सभ्यता के लोगों का, तो वह पीपल वृक्ष है। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहा जाता है गाँव में या शहरों में कि पीपल पे तो भूत रहता है। पीपल पे कौन रहता है, भूत रहता है। और आपने गाना भी सुना होगा एक कि पीपल बारो भूत, बावी पे पीपल बारो भूत। तो भूत वगैरह कुछ नहीं रहता दोस्तों, भूत वगैरह कुछ नहीं रहता। और कृष्ण भगवान ने जो है गीता में कहा भी है कि वृक्षों में अगर मैं हूँ तो वह पीपल है, पीपल हूँ, वृक्षों में अगर मैं हूँ तो वह पीपल हूँ। तो इस प्रकार से जो है सबसे पूज्य वृक्ष है वो सिंधु सभ्यता का कौन सा है, पीपल है। और जो है पीपल वृक्ष पर देवता का निवास रहता है, भूत वगैरह कुछ नहीं रहता दोस्तों, ठीक है।
इसके बाद जो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर और सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है और उन सूचियों का मिलान करना है आपको। हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला, कौशाम्बी। तो बताओ कौन किससे मिलेगा, कौन किससे मिलेगा। तो जो है हड़प्पा है, वो हड़प्पा की खोज किसने की है दोस्तों? तो हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने की है। हड़प्पा की खोज किसने की है? दयाराम साहनी ने की है। हस्तिनापुर की खोज किसने की है दोस्तों? तो हस्तिनापुर की खोज जो है बीबी लाल ने की है। हस्तिनापुर की खोज किसने की है? तो बीबी लाल ने की है। वहीं जो है तक्षशिला की खोज किसने की है? तो तक्षशिला की खोज जो है जॉन मार्शल ने की है। तक्षशिला की खोज किसने की है दोस्तों? तो तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने की है। वहीं कौशाम्बी की खोज किसने की है? तो कौशाम्बी की खोज जो है एनजी मजूमदार ने की है। कौशाम्बी की खोज किसने की है? कौशाम्बी की खोज जो है एनजी मजूमदार ने की है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। और भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। तो भारत में चांदी का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है आपको बताना है। कि हड़प्पा संस्कृति से मिलता है, कि पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में मिलता है, कि वैदिक संहिताओं में मिलता है, कि चांदी के आहत सिक्कों में मिलता है। तो बताओ क्या आंसर होगा इसका। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताओ क्या रहेगा इसका आंसर। चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है। तो हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत हमें जो है चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलता है। क्योंकि जब जो है मैंने बताया था मोहनजोदड़ो के बारे में, कि मोहनजोदड़ो से किन किन साक्ष्यों की प्राप्ति होती है, तो उनमें मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो से चांदी का कलश प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से चांदी का कलश प्राप्त हुआ है। वहीं मोहनजोदड़ो से एक श्रृंगी पशु अंकित चांदी की 2 मोहरें प्राप्त हुई हैं। एक श्रृंगी पशु अंकित चांदी की 2 मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार से जो है विश्व में चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य है वो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है इसका आंसर क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। ठीक है, और दोस्तों जो है सिंधु सभ्यता के लोग जो है ईरान से चांदी मंगवाते भी थे। तो ईरान से चांदी मंगवाते थे। वहीं जो है राजस्थान की जावर और जो है खाने हैं ना राजस्थान की जावर खाने वगैरह, तो वहां से भी जो है चांदी मंगवाते थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हड़प्पा संस्कृति होगा। कि चांदी का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? ये प्रश्न जो है मैंने आगे बता दिया है। और इस प्रश्न को जो है कम से कम गलत ना करो, क्योंकि अगर इस प्रश्न को गलत करें तो कहीं ना कहीं आप इस वीडियो को ठीक प्रकार से सुन नहीं रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही जो है हानिकारक सिद्ध हो सकती है। अगर इस प्रकार की जो है वीडियो बनती है, इतनी मेहनत से बनती हो, आप उसे यूं ही नहीं देखते। कथा मत सुनो। कथा कथा किस प्रकार से सुनते हैं हम, गांव में जो है महिलाएं जाती हैं कथा सुनने, तो इस कान से सुनती हैं उस कान से निकाल देती हैं। कथा में तो जो है राम नाम जपते हैं, घर आके जो है अपनी कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। वीडियो को जो है ध्यानपूर्वक सुनना है, और ध्यानपूर्वक सुनोगे तभी जो है परीक्षा के लिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी ये। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में आपको बताना है, तो मैंने बताया था कि जो है लाल रंग का बर्तन बर्तन होता था। मतलब मिट्टी के जो बर्तन होते थे वो किस प्रकार के होते थे दोस्तों? लाल। तो लाल या गुलाबी, और लाल या गुलाबी किस कारण जो है इसका कलर जो है लाल या गुलाबी हो जाता था? क्योंकि जब मैंने बताया था कि जो है मिट्टी को आग में पकाते थे तो उसका कलर जो है लाल या गुलाबी हो जाता था, और उस बर्तन पर जो है काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। उस बर्तन पर जो है काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कि इस प्रकार से जो है लाल बर्तन है, ठीक है, और उस पर जो है काले रंग की चित्रकारी कर दी इस प्रकार से। ठीक है, तो लाल बर्तन पर जो है काले रंग की चित्रकारी सिंधु सभ्यता के लोगों के मृत भांडों की विशेषता है। ठीक है, और इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है दोस्तों? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? और बताना है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है।
आप इस प्रकार के क्वेश्चन गलत करते हो तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी देखते हो आपके सर एक नंबर से रह गए, तो एक नंबर से रहने का कारण क्या है कि आप सरल प्रश्नों को गलत ना करें, कठिन को सही नहीं करें वो बात अलग है, लेकिन आप सरल प्रश्नों को बिल्कुल गलत ना करें। अगर सरल प्रश्नों को गलत करते हो तो आप जो है परीक्षा से वैसे ही बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ है वो संभवतः हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से माना जाता है, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमें अनेक स्त्री मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमें अनेक स्त्री मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से जो है मूर्ति पूजा का आरंभ होता है, ठीक है। वही जो है हम मंदिरों की बात करें तो सिंधु सभ्यता के अंदर अंतर्गत जो है मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो है मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। मंदिरों के साक्ष्य हमें गुप्त काल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। मंदिरों के साक्ष्य कब से प्राप्त होंगे हमें? तो गुप्त काल से जो है मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त होंगे, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता से जो है मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ है, लेकिन मंदिरों के साक्ष्य सिंधु सभ्यता के अंतर्गत नहीं मिले हैं। और भारत में जो है मंदिरों के साक्ष्य जो है कब से प्रारंभ होंगे? तो गुप्त काल से प्रारंभ होंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो हड़प्पा सभ्यता होगा, लेकिन इसमें क्या दिया है? पूर्व आर्य। पूर्व आर्य मतलब आर्यों से पहले, तो आर्यों से पहले कौन सी सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता आर्यों से पहले थी। तो इसका आंसर क्या होगा? सही, पूर्व आर्य, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं किया गया है? तो टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण, टेराकोटा का अर्थ क्या होता है? आग में पकी मिट्टी। आग में पकी मिट्टी का अर्थ क्या होता है? टेराकोटा। आग में पकी मिट्टी, तो आग में पकी मिट्टी को दोस्तों क्या कहा जाता है? टेराकोटा। टेराकोटा, ठीक है। तो आग में पकी मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। तो टेराकोटा की मोहरें प्राप्त हुई हमें सिंधु सभ्यता के अंतर्गत। हालांकि जो है तांबे की भी मोहरें प्राप्त हुई हैं। तांबे की जो मोहरें हैं वो लोथल और देसलपुर से प्राप्त हुई हैं। तांबे की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? लोथल और देसलपुर से प्राप्त हुई हैं। लेकिन सर्वाधिक मोहरें हमें सैलखड़ी की प्राप्त होती हैं। लेकिन सर्वाधिक मोहरें हमें किसकी प्राप्त होती हैं या किससे निर्मित होती थी? तो सर्वाधिक मोहरें हैं वो सैलखड़ी से निर्मित होती थी, ठीक है। इस प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों या टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं है? तो मतलब मोहरों में किसका अंकन नहीं है? तो मोहरों में 3 पशुओं का अंकन नहीं है दोस्तों, घोड़ा, ऊंट और गाय। घोड़ा, ऊंट और गाय। तो इसका आंसर क्या होगा इसमें से? गाय। तो इसमें जो है गाय, घोड़ा और ऊंट। तो गाय, घोड़ा और ऊंट का अंकन जो है हमें मोहरों पर नहीं मिलता है। गाय, घोड़ा और ऊंट का अंकन हमें दोस्तों मोहरों पर नहीं मिलता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है दोस्तों? आपको बताना है कि हड़प्पा स्थल जो है कौन सा नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताओ आप कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है कौन सा स्थल नहीं आएगा, ठीक है। तो चनूदड़ो, चनूदड़ो तो है। चनूदड़ो कहाँ है? तो चनूदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चनूदड़ो कहाँ है? चनूदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। वही जो है कोट दीजी देखें तो कोट दीजी कहाँ है? तो कोट दीजी भी जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है कोट दीजी भी, ठीक है। तो ये तो है सिंधु सभ्यता के अंतर्गत, ये भी है कोट दीजी। सोहगोरा देखें हम तो सोहगोरा नहीं है, सोहगोरा नहीं है। तो इसका आंसर क्या पूछा है? कौन सा स्थल नहीं है? तो सोहगोरा नहीं है, क्योंकि सोहगोरा है वो यूपी का स्थल है। सोहगोरा कहाँ का है? तो सोहगोरा यूपी का स्थल है। और यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रलेख मिला है दोस्तों। यहाँ से क्या मिला है? मौर्यकालीन ताम्रलेख। मौर्यकालीन मौर्यकालीन ताम्रलेख मिला है। और ये ताम्रलेख है वो जो चंद्रगुप्त मौर्य है
वो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, क्योंकि जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान जब अकाल पड़ जाता था तो उस दौरान जो है राज्य द्वारा अनाज वितरण किया जाता था, तो उसी जो है अनाज वितरण का साक्ष्य मिलता है यहाँ। अनाज वितरण, अनाज वितरण, अनाज वितरण का जो है साक्ष्य प्राप्त होता है, अनाज वितरण का साक्ष्य प्राप्त होता है। और अनाज जो है किस में रखा जाता था, तो अन्नागार में। तो यहाँ से जो है अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस ताम्रलेख से हमें किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, अन्नागार के। और ये जो अन्नागार है वो 2 मंजिला था। कितने मंजिला था है, तो 2 मंजिला जो है अन्नागार का जो है साक्ष्य है उसमें, उस ताम्रलेख में दोस्तों। तो सौगौरा है वो मौर्यकालीन जो है स्थल है, यहाँ से जो है चंद्रगुप्त मौर्य का ताम्रलेख मिला है। और सौगौरा है वो यूपी में आता है, ठीक है। इसमें अन्नागार के साक्ष्य हैं। जो अन्नागार है वो 2 मंजिला बना हुआ है। और जब जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान जो है अकाल पड़ा था, तो उस दौरान जो है इससे यहाँ से जो है अनाज का वितरण किया गया था दोस्तों, ठीक है। और लोथल और देसलपुर से तो मैंने बता ही दिया, लोथल और देसलपुर से क्या मिला है, तो तांबे की मोहरें मिली है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, सौगौरा, क्योंकि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा नहीं है, तो सौगौरा नहीं है, क्योंकि सौगौरा है वो मौर्यकालीन स्थल है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर सूची दी गई है, आपको इन दोनों सूचियों का मिलान करना है आपस में। इनका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो लोथल किससे मिलेगा, तो लोथल मिलेगा गोदीवाड़ा से। लोथल कहाँ है, वो गोदीवाड़ा कहाँ है, तो गोदीवाड़ा लोथल, लोथल में है। गोदीवाड़ा कहाँ है, लोथल में। गोदीवाड़ा का अर्थ क्या है यहाँ, तो डॉक यार्ड बंदरगाह, डॉक यार्ड, डॉक यार्ड या बंदरगाह। तो डॉक यार्ड या बंदरगाह मतलब गोदीवाड़ा, ठीक है। तो जो लोथल स्थित गोदीवाड़ा है वो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है दोस्तों। लोथल स्थित गोदीवाड़ा सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। वहीं अगर आपसे पूछा जाता कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है वो विशाल अन्नागार है। वहीं सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत पूछे तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत है वो क्या है, तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है वो लोथल स्थित गोदीवाड़ा है। अगला है कि कालीबंगा किससे मिलेगा, तो कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है, जुते हुए खेत का साक्ष्य। और कालीबंगा के साथ साथ जो है सुरतगई से भी जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, सुरतगई। तो कालीबंगा और सुरतगई से जो है जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और कालीबंगा से जो खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है दोस्तों, कालीबंगा से किस प्रकार का खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ऐसे ये खेत है, तो खेत में पूरब से पश्चिम की ओर जो है जुता हुआ है। इसमें जो है पूरब से पश्चिम की ओर अराइयाँ देखने को मिलती है, पूरब से पश्चिम की ओर जो है अराइयाँ देखने को मिलती है। और फिर जो है उत्तर से दक्षिण की ओर भी अराइयाँ देखने को मिलती है। तो इस खेत को देखने के पश्चात इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि कहीं ना कहीं जो है कालीबंगा के जो लोग हैं वो एक ही खेत से 2 प्रकार की फसलें प्राप्त करते थे दोस्तों। एक ही खेत से 2 प्रकार की फसलें प्राप्त करते थे, जैसे हम भी प्राप्त करते हैं। जैसे जो है सरसों भी बो दी और जो है चना भी बो दिया, तो उसी खेत में जो है सरसों भी हो गई और चना भी हो गए। तो उसी प्रकार से जो है सिंधु सभ्यता के लोग भी एक ही खेत से 2 प्रकार की फसलें प्राप्त करते थे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखे हम कि धौलावीरा। तो धौलावीरा से जो है हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसमें 10 चिन्ह दिए हुए हैं। कितने चिन्ह हैं उसमें, 10 चिन्ह हैं दोस्तों। कितने चिन्ह हैं, तो 10 चिन्ह है उस अभिलेख या शिलालेख में, जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अभिलेख है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, जो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, जो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। इसे सूचना पट्टिका या नाम पट्टिका नाम दिया गया है, इसे सूचना पट्टिका और नाम पट्टिका नाम दिया गया है। वही जो है बनावली से देखें हम, तो बनावली से क्या प्राप्त हुआ है, तो बनावली से जो है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है, या हल का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टेराकोटा का हल या पक्की मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो है बनावली से प्राप्त हुआ है। और बनावली के साथ साथ दोस्तों जो है बहावलपुर पंजाब से भी जो है, कहाँ से, बहावलपुर पंजाब,
बहावलपुर, और बहावलपुर कहाँ है? पंजाब में। तो बहावलपुर पंजाब से भी जो है पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है या टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो लोथल लोथल में जो है गोदीवाड़ा है, कालीबंगा या और सुरतगई से जो है जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से जो है एक अभिलेख या शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसमें जो है 10 चिन्ह दिए गए हैं। वहीं बनावली और बहावलपुर पंजाब से जो है पक्की मिट्टी का हल या टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो अभी बताया मैंने कि जुता हुआ खेत कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जुता हुआ खेत दोस्तों कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ है और सुरतगई से भी प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगा और सुरतगई से जो है जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से और सुरतगई से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और उस जो खेत को किससे जोता जाता था? तो हल से। और हल के साक्ष्य सिंधु सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बनावली से और बहावलपुर पंजाब से जो है हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और जुते हुए खेत के निशान तो आपको बताई दिए, कालीबंगा और जो है सुरतगई से जो है जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। आपको बताना है कि जो है कौन सा ऑप्शन किस ऑप्शन से मिलेगा। ठीक है, बताओ कौन सा किससे मिलेगा। तो देखो, लोथल तो बता ही दिया, किससे मिलेगा? गोदीवाड़ा। लोथल में क्या है? गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड या बंदरगाह। ठीक है, कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से और सुरतगई से जो है जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर देखे हम हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा से जो है सवादान R37 या कब्रिस्तान R37 प्राप्त हुआ है दोस्तों। इसी के साथ जो है एक और कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान एच, कब्रिस्तान एच। तो कब्रिस्तान एच है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कब्रिस्तान एच भी जो है हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा से जो है 2 कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, एक कब्रिस्तान R37 और एक कब्रिस्तान एच। जो कब्रिस्तान एच है वो 3 कक्षों वाला है दोस्तों। तो 3 कक्षों वाला कब्रिस्तान एच कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। और जो कब्रिस्तान एच है वो परवर्ती हड़प्पा कालीन जो है कब्रिस्तान है, परवर्ती हड़प्पाई कब्रिस्तान है दोस्तों। ठीक है, और परवर्ती हड़प्पाई मैंने बता दिया कि जो हड़प्पा के जो है 3 स्तर हैं, जैसे प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और जो है परवर्ती हड़प्पा। प्राक हड़प्पा के अंतर्गत जो प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल है, हड़प्पा के अंतर्गत जो है विकसित हड़प्पाई स्थल है, और परवर्ती हड़प्पा के अंतर्गत जो है बाद के हड़प्पाई स्थल है। ठीक है, इसके बाद जो है देखें मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? नर्तकी की मूर्ति। और मोहनजोदड़ो के साथ साथ नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो चनूदड़ो से। तो चनूदड़ो और जो है मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, चनूदड़ो और मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो चनूदड़ो और मोहनजोदड़ो से हमें कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से और चनूदड़ो से कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है दोस्तों। और जो कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति है, तो जो सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो धातु की मूर्ति किस विधि से बनाते थे? तो द्रवी मोम विधि से बनाते थे। ठीक है, क्योंकि ये नग्न मूर्ति है वो कांसे से बनी है, तो किस विधि का प्रयोग करते थे? द्रवी मोम विधि, द्रवी मोम विधि का उपयोग जो है सिंधु सभ्यता के लोग करते थे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और इसमें जो है सूची दी गई है। आपको जो है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो कर दो मिलान। तो हड़प्पा किससे मिलेगा? तो हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे हैं पंजाब तो भारत में है। ठीक है, तो जो पंजाब है, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो जो है पश्चिमी ये पंजाब है, तो पश्चिमी पंजाब जो है पाकिस्तान के अंतर्गत आ गया। ये किसके अंतर्गत? पाकिस्तान के अंतर्गत। और जो पूर्वी जो है पंजाब है वो इंडिया के अंतर्गत आया था। ठीक है, तो जो है पाकिस्तान के 2 भाग हुए थे। पूर्वी जो पंजाब के जो है 2 भाग हुए थे। पूर्वी पंजाब जो है भारत के अंतर्गत आया था, और जो है पश्चिमी
पंजाब जो है पाकिस्तान के अंतर्गत आया था। ठीक है, तो हड़प्पा कहाँ है, तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में जो है रावी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। किस नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, वही हस्तिनापुर, जो वही हस्तिनापुर है जो कौरवों की राजधानी हुआ करता था वो जो है महाभारत काल में। ठीक है, तो हस्तिनापुर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। वही जो है नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। और प्रतिष्ठान या पैठन, ठीक है, तो पैठन गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। प्रतिष्ठान या पैठन किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, तो वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आपने पढ़ा होगा कि प्रतिष्ठान या पैठन है वो सातवाहनों की राजधानी रहा है। ठीक है, तो प्रतिष्ठान या पैठन, प्रतिष्ठान कहाँ है, महाराष्ट्र में। प्रतिष्ठान या पैठन महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो प्रतिष्ठान या पैठन जो है महाराष्ट्र में हो। और ये सातवाहनों की, सातवाहनों किसकी राजधानी रहा है, सातवाहनों की, सातवाहनों की राजधानी रहा है। ठीक है, तो प्रतिष्ठान या पैठन है वो सातवाहनों की राजधानी रहा है दोस्तों। और आज जो है हमारे जो है घटना चक्र के सिंधु सभ्यता के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पूरे होते हैं, कंप्लीट होते हैं। और इसके बाद जो है अगले जो है ऑब्जेक्टिव हम जो है करेंगे, और वो अगले ऑब्जेक्टिव जो है वैदिक सभ्यता के रहेंगे। ठीक है, तो दबा के पढ़ते रहिए दोस्तों। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।